The plan is to study theory subjects, specifically ECO, OCSP, पेपर पैटर्न वाइज. पेपर पैटर्न वाइज ही अभी से पढ़ना है और इसलिए ये सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर सॉल्विंग सीरीज के जरिए जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा है, कुछ स्टार्ट नहीं भी किया है, जिसने ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट भी किया है, सबको हेल्प मिलेगा. दिस पेपर प्रैक्टिस सीरीज और दिस पर्टिकुलर session will help you in targeting specific questions from the paper so that every week you can solve a sample paper, you can practice a paper and you can target specific questions from that. For example, we are doing distinguish. So we will do distinguish of 3 to 4 papers and we will understand the pattern of board setting distinguish from each chapter. वैसे ही लॉन्ग आंसर की अगर बात करें तो आज के सेशन में अपन लॉन्ग आंसर करने जा रहे हैं. इकोनॉमिक्स के लॉन्ग आंसर सबसे ज्यादा वेटेज के होते हैं पूरे पेपर में और इसलिए लॉन्ग आंसर कौन से चैप्टर से आता है वो पता चल जाएगा. लॉन्ग आंसर कैसे प्रेजेंट करने का है वो पता चल जाएगा. बार बार सवाल आता है कितना लिखने का, 8 मार्क का है, कितना लिखने का, वो भी क्लियर हो जाएगा. सो बेसिकली नाउ इज द टाइम to target specific question sets from the paper. And today we are starting with question number 6 of economics. Economics का जो question number 6 है वो टोटल 16 मार्क्स का है. 8 मार्क का एक, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 2. यानी यहां पे दिए 3 होते हैं, आपको 2 करने हैं. टोटल 3 दिए होते हैं और आपको एनी 2 करना है. टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये 16 मार्क्स के लिए आपको जी जान से भर भर के मेहनत करना है. यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट मीनिंगफुल, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट कंप्लीटली फुल्ली अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स. एंड लाइक एवरी टाइम एज वी चेक बोर्ड पेपर्स वी नो हाउ मच यू शुड राइट एंड व्हाट शुड बी देयर. स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, इसके लिए परिभाषा थोड़ी अलग है. जैसे फीचर्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 4 मार्क वाले, स्कोप वाले, इंपॉर्टेंस वाले, तो वहां पे मॉडरेटर हमको बोल के रखता है की 4 पॉइंट असले तरी सर्व करेक्ट आहेत तर मार्क द्या. 4 पॉइंट ही लिखा है उसने फीचर का और चारों करेक्ट है तो मार्क्स दो. हम लोग एडवाइस करते हैं कि 5 पॉइंट तो मिनिमम लिखो. हो सकता है एक में 19-20 हो गया तो पूरे 4 मार्क्स तो मिले, ज्यादा लिखा रहेगा तो. और सो ऑन, ऐसे ही सब आमतौर पे एडवाइस करते हैं कि 4 मार्क के लिए 5 पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट लिखो, इतना लिखोगे तो चलेगा. लेकिन 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए द गाइडलाइन फॉर फ्रॉम मॉडरेटर्स इज डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट आंसर्स. जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ के लिए मार्किंग स्कीम अलग है तो उसके लिए एडवाइस अलग है. एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन जैसे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो उसमें 5 टाइम है, 5 टाइप्स है, 5 डायग्राम है और 5 एक्सप्लेनेशन है, तो उसके लिए मार्किंग स्कीम, मार्क का बाइफर्केशन अलग है. एक सिंपल क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसमें पॉइंटर्स है. एक टैक्स वाला सोर्सेस और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस. टैक्स वाले में तो 2 ही है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन नॉन टैक्स में बहुत सारे हैं. तो ऐसे अलग अलग आंसर्स के लिए 8 मार्क के आंसर में अलग अलग मार्किंग स्कीम होता है और इसलिए ज्यादातर लोग बता नहीं पाते कि कितना लिखने का है. लेकिन इसका एक सिंपल सॉल्यूशन, एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट with your mindset, and that confidence comes when you make yourself time bound. आप अपने आप को क्या कर देते हो? टाइम में बांध लेते हो. जब आप टाइम में अपने आप को बांध लोगे तो आप ऑटोमेटिकली पर्याप्त लिखोगे, ना कम लिखोगे ना ज्यादा लिखोगे, ना कम लिखोगे ना ज्यादा. अब अपने सामने ये मार्च 2024 का इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसके अपन डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं. आज अपना टारगेट है क्वेश्चन नंबर 6 अपने को करना है. तो जब अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं
तो अपने को 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? पहला दिख रहा है अपने को एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी विद इट्स टाइप्स। दूसरा अपने को दिख रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम। और तीसरा अपने को दिख रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशंस। अपने को कितना अटेम्प्ट करना है? एनी 2। तो अपने को कितने मार्क्स मिलेंगे? 16। द आइडियल टाइम मैनेजमेंट फॉर इकोनॉमिक्स पेपर। आइडियल टाइम मैनेजमेंट फॉर इकोनॉमिक्स पेपर। एग्जाम हॉल में घुसते ही पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखने का ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क के हैं? 20। ये 20 मार्क के लिए लेने का मैक्सिमम बच्चे 15 मिनट में लिख लेंगे, ईमानदारी से लिखने बैठे तो। मेरा ये एडवाइस है हर बच्चे को कि कभी भी पहले 15-20 मिनट में ना ताका झाकी करो मत, इधर उधर देखो मत, पूछो भी मत। पेपर आ गया हाथ में ना, सब लिखना चालू कर दो। जो नहीं आता है ना उधर डैश मार के छोड़ दो, क्वेश्चन लिख दो। जितना आता है ना पहली गट फीलिंग पे लिख डालो ऑब्जेक्टिव्स। और पहले 15 मिनट में 20 मिनट में यू कंप्लीट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। जो आता है वो तो लिख ही दो, जो नहीं आता है उसका भी क्वेश्चन लिख के रख दो। ये आइडियल टाइम मैनेजमेंट है। एंड उसके बाद वंस यू कंप्लीट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, लिख के नहीं लिख के वट एवर इट इज, सारे ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन तो लिख ही दिया। उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। तुम बोलोगे अरे ऐसा चलता है क्या, ऐसा नहीं चलता है क्या, अरे जो हमको मना किया कॉलेज में ऐसा बोला वैसा। सब चलता है। ये इंग्लिश का पेपर नहीं है। इंग्लिश के पेपर पे ना ऊपर इंस्ट्रक्शंस में ही लिखा रहता है डोंट चेंज द सीक्वेंस। लेकिन इकोनॉमिक्स में, ओसी में, एसपी में ऐसा कुछ भी नहीं। बोर्ड को अगर बोलना रहता है ना तो बोर्ड इंस्ट्रक्शंस में ऊपर लिखता है। इकोनॉमिक्स में, ओसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मॉडरेटर्स, एग्जामिनर्स को भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं देते कि मार्क्स काट लेंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन, एंड द बेस्ट पॉसिबल वे इज दिस, बिकॉज ये सबसे ज्यादा वेटेज है ना भाई। पूरे क्वेश्चन पेपर में 16 मार्क्स किधर और दे रहा है क्या? तो सबसे ज्यादा मार्क्स तो यही मिलने वाला है। तो इसको सबसे जल्दी लिख जब तू फ्रेश है, जब तू ताजा ताजा एग्जाम हॉल में गया है, जब तेरा ब्रेन लिखने के लिए तैयार है, जब तू अच्छी हैंडराइटिंग निकालेगा। लास्ट मार्क्स में तू घाई करेगा, जब यहां पहुंचेगा लास्ट में तब तक तो तू फास्ट फास्ट देता रहेगा, तो मेन आंसर की वाट लग जाएगी, खराब हो जाएगा हैंडराइटिंग। तो दिस आंसर हैज टू बी गिवन इज्जत, हैज टू बी रिटन इन स्टार्टिंग। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होने के बाद इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 6 में आने का और टाइम से अपने आप को बांधने का। यू डोंट थिंक कि कितना लिखने का है, भर भर के लिखने का। पूरा साल पड़ा है यार, पूरा साल पड़ा है, मेरे को भर भर के जितना आ रहा है सब लिखने का है, बट टाइम का ध्यान रखने का है। और टाइम मैनेजमेंट क्या बोलता है? 20 मिनट्स फॉर 1। एक आंसर को कितना? 20 मिनट। यानी टोटल क्वेश्चन नंबर 6 को कितना मिनट्स? 40 मिनट्स। ये 40 मिनट में तुम्हारे दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तुम बोलेगा इतना कौन घड़ी देखेगा, हम लोग तो लिखने में बिजी रहेंगे, घड़ी कैसे देखेंगे? यू हैव टू रिमेंबर दैट फर्स्ट 1 आवर इज द क्रूशियल आवर। आपका पेपर चालू हुआ 3 बजे, तो 4 बजे तक आपका क्वेश्चन 1 और 6 हो जाना चाहिए। बाकी सारे पेपर सुबह होते हैं, इकोनॉमिक्स अकाउंट शाम में होता है। तो अगर आपका पेपर 3 बजे चालू हुआ तो मस्त घड़ी पे एकदम नजर रख के 3 बजे चालू कर दो। बेल बजाते हैं वो लोग हर 1 घंटे में खुद ही, एग्जाम सेंटर वाले। अगर 4 बज चुका है और अभी भी थोड़ा बचा है तो मतलब तुम स्लो चल रहे हो।
तो तुमको स्पीड अप करना पड़ेगा। अगर 4 बजने से 5 मिनट पहले हो गया तो तुम सही ट्रैक पे चल रहे हो। मस्त ताई को बुला के पानी मंगा लो, रिलैक्स कर लो। अगर आपने 1 घंटे में फर्स्ट 1 आवर में ये कर लिया ना रूही, तो यू हैव वन द बैटल। बाकी पूरा पेपर 1 आवर 45 मिनट्स में हो जाएगा। बाकी पूरा पेपर क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 कुछ है ही नहीं 2, 3, 4, 5 में। तुम देखना 2, 3, 4, 5 में कुछ भी नहीं भेजा, ऐसा फटाफट होते जाएगा 10-10 मिनट में। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 पूरा करने में 1 आवर 45 मिनट से ऊपर लग ही नहीं सकता है। तो मतलब आपका पूरा पेपर 2 आवर्स 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास 10 से 15 मिनट बचेगा अगर ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो किया तो। वरना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल एंड से अरे हमारा अग्री डिसएग्री छूट गया, हमारा डिस्टिंग्विश तो लिख ही नहीं पाए, अरे लास्ट में ये आंसर में से तो 2 में से 1 ही लिख पाए, छूट गया, पेपर छीन लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अक्कल ही नहीं था। You have to follow this time management and you will definitely crack the complete 80 marks paper. In fact, if you follow it regularly from now only, तो तुम एक डिस्टिंग्विश एक्स्ट्रा लिख के आओगे, तुम एक अग्री डिसएग्री एक्स्ट्रा लिख के आओगे, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस तो तुम ज्यादा लिख के आ जाओगे अगर तुमने ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो किया तो। You will save your time because every time law doesn't appear. टाइम तो लॉ लिखने में ही ज्यादा लगता है। अगर तुम्हारे इसमें तुमको 2 इजी वाले क्वेश्चन मिल गए तो तुम्हारा 40 मिनट से पहले हो जाएगा और वो 10 मिनट तुमको काम आएगा डिस्टिंग्विश एक्स्ट्रा लिखने में, अग्री डिसएग्री एक्स्ट्रा लिखने में। समझ में आ रहा है क्या? द गेम इज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेज अच्छे से कर लिया तो यू विल डेफिनेटली क्रैक द 16 मार्क्स। ये 16 मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको बांधना नहीं है खुद को कंटेंट कितना लिखूं, आपको बांधना है अपने आप को कि 20 मिनट में जितना लिख सकता उतना लिखूंगा। 20 मिनट खत्म, दूसरा आंसर स्टार्ट, और 1 घंटा खत्म तो क्वेश्चन ही चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? लेट अस बिगिन। आज के सबसे पहले 3 क्वेश्चन अपने सामने हैं। सबसे पहला तो डिसीजन होता है देव चॉइस का। लोगों की 3rd क्लास चॉइस होती है, अपने को चॉइस अच्छा करना है कि 3 अपने सामने क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है प्रतीक कि अपने को तीनों आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि अपने को नहीं आ रहे, ऐसा भी हो सकता है कि अपन कंफ्यूज हो रहे कि कौन सा अच्छे से लिख पाएंगे। इसी को दूर करना है। सी ऑलवेज रिमेंबर, जब 3 में से 2 चुन रहे हो ना तो किसको ज्यादा अच्छा लिख सकते हो वो सोचो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एक क्वेश्चन हमेशा मैक्रो का होगा ही, चैप्टर 6 के बाद का। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 2 पीछे के होते हैं और 1 आगे का होता है। मतलब समटाइम्स दिस मे हैपन कि 2 क्वेश्चन 6th चैप्टर के बाद के आ गए और एक ही क्वेश्चन यहां से आया फर्स्ट 6 में से, फर्स्ट 5 में से। तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल ये वाले पेपर में तो अपने को दिख रहा है कि 2 माइक्रो के क्वेश्चन है क्लियर कट। एक आ गया है प्राइस इलास्टिसिटी और एक आ गया है लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये तो माइक्रो अगर पढ़ के गए हो अच्छे से तो भी तुमको 16 मार्क्स मिल सकते। My ideal choice, if I was the student and this was the paper, I would select first question and 3rd question. ये मेरा चॉइस है। अब तुम्हारे ऊपर है तुमको कौन सा अच्छे से आता है। मेरे को तीसरा वाला भी आता है लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं अच्छा ये 2 लिख सकता हूं, तो मैं वो चॉइस बना रहा हूं। समझ में आया? आपको भी वो चुनना है कि which is the answer which will give you full 8 marks and that you have to make a choice. अब बहुत सारे लोगों को ये वीआईपी सीआईडी आता रहेगा तो वो लिखो, कोई पाप नहीं है। जो 3 में से बेस्ट तुमको आता है वो 2 आपको चुनना है। समझे? मेरा खाली एक ही एडवाइस रहता है कि लॉ गिव्स यू अ स्लाइट एज। क्यों?
बिकॉज द बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स इन लॉ इज वेरी स्पेसिफिक. क्लियर कट मॉडरेटर सांगतो कि डायग्राम अच्छा बनाया ना तो 2 मार्क्स दो. हाँ, शेड्यूल अगर अच्छे से बना दिया है ना उसने, प्राइस सप्लाई ऊपर नीचे बराबर किया है ना, तो 1 मार्क्स दो. हाँ, उसको वहां बोला हुआ है, तो इधर मार्क्स जाने का चांस कम है. और ये थियरी है ना पूरा, इसमें साला काट लेगा मार्क्स, क्या भरोसा. इधर डायग्राम का मार्क्स मिलने ही वाला है, शेड्यूल का मार्क्स मिलने ही वाला है, डेफिनेशन का मार्क्स मिलने ही वाला है, वो जो क्या है वो अपना स्टेटमेंट का मार्क्स मिलने वाला है. तो देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स जिसका मार्क्स लॉ में मिलेगा, तो नेवर स्किप अ लॉ. अगर लॉ आया तो लॉ लिखना ही है, क्योंकि उधर 8 के ज्यादा मिलेगा, मतलब 8 के आसपास ही मिलेगा अपने को, 6 7 8 मिलेगा ही मिलेगा. बाकी में मार्क्स कटने के चांस ज्यादा होते. डन 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 डन. स्टार्ट करते हैं. पहला पेपर अपना यहां पे, सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी एंड इट्स टाइप्स. बहुत ध्यान से समझो लिखना कैसे है. सबसे पहले तो 2 लाइन का इंट्रो क्या बोलता है. इंट्रो बोलता है कि प्राइस इलास्टिसिटी एग्जैक्टली है क्या. According to Professor Alfred Marshall, price elasticity of demand is a ratio of proportionate change. The important word is proportionate change. In what? Quantity demand of a commodity to a given proportionate change in its price. एक वर्ड क्या है? proportionate change. बाकी क्या है? quantity demand and price. Quantity demand and याद रहेगा. उसके बाद टाइप्स, तो 5 टाइप्स है. प्योर याद है आप लोगों को? PURE, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक. याद है? थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम. पूरा आंसर आपको याद है, कुछ भी टेंशन लेने का नहीं है, खाली लिखने का अच्छे से, डायग्राम अच्छे से बनाने का. सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ET इज इक्वल टू इनफाइनाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज. सिंबल बनाने का नरेश बहुत जरूरी है. बिना सिंबल के खाली लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा भाई. मार्क्स चाहिए तो सिंबल बनाना ही है. ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट. ED इज इक्वल टू भाई यहाँ पे when a slight or zero change in price brings about an infinite change in quantity demand of the commodity, it is called as perfectly elastic demand. नॉर्मल पब्लिक यहाँ तक ही लिख के छोड़ देती है, क्योंकि अपन ने बाहर उतना ही किया. लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सिंबॉलिकली या इसका इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको लिखना ही है, बाय हार्ट करना ही है, और ये लिखना ही है, मेंशन करना ही है. इस पे भी मार्क्स है. समझ में आ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अरे समझा क्या एवरीवन? डायग्राम पे आते हैं दोस्तों. डायग्राम के लिए रफ वर्क में ना, रफ वर्क में सारे डायग्राम बना लो पहले. पांचों याद है कि नहीं देख लो. अपना पहला डायग्राम है इनफाइनाइट, दूसरा है जीरो. जीरो ना, सीधा है वो. बचे क्या? यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिव. यूनिटरी ऐसा सेंटर से लेने का, एक थोड़ा कम एक थोड़ा ज्यादा, हो गया. सिंपल डायग्राम है भाई. पांचों डायग्राम रफ वर्क में ही बना लिया भाई. पांचों डायग्राम रफ वर्क में बनाए. अब बाद में तो एक एक बनाना. ये पहला डायग्राम बनाया इधर. इसमें क्या कर रहा है? ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं? ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट. दूसरा डायग्राम, अच्छा एक सीधी लाइन बनाने का, स्ट्रेट लाइन बना दी. ये क्या बोलते हैं? याद आ रहा है? एक लाइन है जिसमें ज्यादा चेंज है ही नहीं. कौन सी लाइन है वो? इक्वल टू. ये तो अपने फॉर्मूला से साथ ही जाती है. प्राइस नीचे
डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर, याद है क्या? एक में चेंज थोड़ा ज्यादा है और एक में चेंज थोड़ा, एक स्टीपर और एक फ्लैटर, एक स्टीपर और एक फ्लैटर, एक स्टीपर और एक फ्लैटर, एक स्टीपर और एक, ये 5 डायग्राम है, एक में ही बना लिया पहले रफ वर्क में तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। सबका सिंबल उसके ऊपर ऊपर लिखते जाने का तो काम बहुत आसान हो जाए। क्या क्या लिखना है देखो, हाँ क्या क्या लिखना है। पहले अपन ने लिखा उसका पर्टिकुलर मीनिंग। When a slight or zero change in price brings about infinite change in the quantity demand of the commodity, it is called as perfectly elastic demand. एक चीज। दूसरा अपन ने लिखा उसका इक्वेशन, तीसरा अपन ने लिखा उसका डायग्राम। समझा एवरीबडी? अब डायग्राम के बारे में एक लाइन लिखने का। इन द फिगर द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इनफाइनाइट वाले में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब जो भी डायग्राम है उसके बारे में एक लाइन लिखने का। क्या क्या लिखने का है? टाइप्स के अंदर पहले मीनिंग लिखो, इक्वेशन लिखो, डायग्राम बनाओ और डायग्राम को एक्सप्लेन करो एक लाइन में, बस। ये 4 चीज तुम्हारे एक पॉइंट एक टाइप में होनी चाहिए। दूसरा वाला देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक, पहले उसको एक्सप्लेन कर रहा है। When a percentage change in price has no effect on the quantity demanded, कोई असर हुआ ही नहीं, डिमांड बदली ही नहीं। It is called as perfectly inelastic demand. In practice it rarely occurs, वास्तविकता से इसका संबंध नहीं है। डिमांड फॉर सॉल्ट और मिल्क बदलता ही नहीं है। उसका डायग्राम बनाया, पैरेलल टू y एक्सिस है, एक लाइन में लिख दिया when price rises from OP to OP1 there is no change, okay, demand remains unchanged, therefore the demand curve is vertical straight line parallel to y axis. समझा? दोनों के एक्सप्लेनेशन में भी एक ही लाइन का फर्क है कि एक में x एक्सिस को पैरेलल है, एक में y एक्सिस को। दूसरा टाइप समझा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ED is equal to 1। यहाँ पे डायग्राम देखो, वही डायग्राम है, एक लाइन स्ट्रेट अपने को नीचे लाना है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम, तो याद रखना है व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज। यूनिटरी मतलब सेम सेम, यूनिटरी मतलब सेम सेम, यूनिटरी मतलब, अरे यूनिटरी मतलब सेम सेम इक्वल। जब प्राइस का चेंज और डिमांड का चेंज सेम होता है तो उसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसे क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। दोस्तों याद रखिए, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देन डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू 50% राइज इन क्वांटिटी डिमांड। भाव 50% कम हुआ, डिमांड 50% बढ़ गया, सेम बढ़ा। जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज, जितना प्राइस में चेंज उतना ही, याद रहेगा? समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस। दोस्तों डायग्राम बनाया, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1, ये OP है और OP1 ऊपर गया और यहां पे आप देख सकते हैं D से डिमांड कैसे बढ़ा। When price falls from OP to OP1, demand rises from OQ to OQ1, इंक्रीज हो रहा है। ये भाव जो था ये क्या हो गया? कम हो गया, और डिमांड जो था वो बढ़ गया। पहले यहां था, अब यहां आया, so this is our demand curve. Got it, everyone? It is called as a rectangular hyperbole. रेक्टेंगुलर हाइपरबोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हाइपरबोल क्रिएट करता है। गेटिंग इट? यूनिटरी मतलब सेम सेम, याद रहेगा। नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ED इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर बोला तो ये गैप बढ़ गया। जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में थोड़ा ज्यादा चेंज आया, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में थोड़ा ज्यादा चेंज आया। आप देखो ना, 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज इन डिमांड। भाव 50% कम हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो ऐसे में हम बोलते हैं उसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड विच इज मोर चेंज, विच इज मोर चेंज, विच इज मोर चेंज, विच इज, याद रहेगा क्या एवरीबॉडी? लास्ट वन, relatively inelastic, it is less than 1. When a percentage change in price leads to less than proportionate change in quantity demanded, it is said to be relatively. प्राइस 50% कम हुआ लेकिन डिमांड जो है वो सिर्फ 25% बढ़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, तो ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आप देखो यहां पे तो चेंज आया प्राइस के अंदर, लेकिन इससे कम चेंज आया, थोड़ा सा ही डिमांड बढ़ा, थोड़ा सा चेंज हुआ, इसलिए इसका जो कर्व है वो बहुत स्टीप है, समझे? एंड दैट इज व्हाई when price falls from OP to OP 150%, demand rises to OQ to OQ 125%. Therefore, the demand curve has a steeper slope. याद रहेगा? पक्का समझा? तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है वो सोचने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए क्या लिखना है। 5 टाइप, उसके मीनिंग, पांचों के डायग्राम, डायग्राम का एक लाइन का एक्सप्लेनेशन, खत्म हो गया। 8 मार्क के लिए इतना ही लिखना। 5 टाइप, उनके मीनिंग, उनके डायग्राम और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, डन। समझा? और ये सब कितने मिनट में लिखना है? 20 मिनट में, 20 मिनट्स में होना ही चाहिए। योर प्रैक्टिस शुड बी दैट कि डायग्राम वायग्राम बना के 20 मिनट में हो ही जाना चाहिए। लेबल्ड प्रॉपर डायग्राम मेरे को बनाने हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए अगला क्वेश्चन इस पेपर का, एक्सप्लेन practical difficulties in estimation of national income. Practical difficulties in estimation of national income, बहुत फेमस क्वेश्चन है। VIP CID, VIP CID, VIP CID। सबसे पहले once again इंट्रो, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि इन प्रैक्टिस देयर आर अ नंबर ऑफ डिफिकल्टीज व्हिच अराइज इन कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब प्रैक्टिकली जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें और बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। फॉलोइंग आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। क्या? फॉलोइंग आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। क्या? फॉलोइंग आर द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। क्या? और फिर अपना शॉर्ट कोड लिखो VIP CID एंड देन यू बिगिन। बहुत सारे लोग माइंड मैप बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। माइंड मैप बनाने के लिए कोई फैंसी डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट बड़ा सा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप खाली ऐसा एक क्लाउड बना दो और ये क्लाउड के अंदर कहां गया? क्लाउड बना दिया, क्लाउड के अंदर VIP CID लिख दिया। बहुत सारे लोग ऐसे एरोज मारते, V से जो पॉइंट है उसका नाम लिखते, I से जो पॉइंट है उसका नाम लिखते, ऐसे अलग अलग एरोज करके वो पॉइंटर्स एक्सप्लेन करते, खाली मतलब नाम लिखते, हेडर्स लिखते। द सिंपलेस्ट वे विच आई फील सेव्स टाइम इज राइट द नेम ऑफ द पॉइंट, मतलब शॉर्ट कोड लिखो और लाइन से 1 2 3 4 5 6 लिखो। सिंपल, कोई डेकोरेशन का टाइम पास नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इतना टाइम नहीं अपना। लाइन से क्या करो, पॉइंटर्स के नाम लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक करने वाले को स्टार्टिंग में मालूम पड़ जाएगा यहाँ 8 पॉइंट आगे लिखा है इसमें। समझा क्या? गॉट इट एवरीवन? एंड देन वंस यू हैव रिटन द पॉइंट्स, उसके बाद पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो 3 लाइन में। जैसे VIP CID में सबसे पहला पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ डिफिकल्टी।
Raw material, intermediate goods, semi-finished goods and finished products in the stock of producers are known as inventory. आंसर तो एक ही लाइन का है क्या? Any mistake in measuring the value of inventory will distort the value of national income. प्रॉब्लेम आणि डिफिकल्टी काय आहे की जर आपण मिस्टेक केली, अगर अपन ने काउंटिंग बराबर से इन्वेंटरी का नहीं किया तो हमारा नेशनल इनकम जो है वो गड़बड़ा जाएगा, फाइनल प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो गड़बड़ा जाएगा एंड देयरफॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी रिक्वायर्स केयरफुल असेसमेंट. समझे? हर पॉइंट 3 लाइन, उससे ऊपर लिखना ही नहीं. एवरी पॉइंट 3 लाइन्स. 3 लाइन के ऊपर फेकोलॉजी ढोकोलॉजी कुछ नहीं करना है, उतने में ही सब कुछ समेट लेना है. VIP CID, आई से illiteracy and ignorance. Illiteracy and ignorance is also a difficulty. Due to ignorance and illiteracy, small producers do not keep an account of their production. जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अपने प्रोडक्शन का हिसाब नहीं रखते, so they cannot give information about the quantity or value of their output. उनके आउटपुट का वैल्यू हमें पता नहीं. Got it everybody? पक्का समझा? Everyone? See, in 2 to 3 lines your point is over, nothing more you have to write. Next, problem of double counting, very famous. VIP का problem of double counting. P से क्या है? Problem of double counting. Problem of याद रखिए, the greatest difficulty in calculating national income is of double counting. कैसी difficulty है ये? Greatest difficulty. कैसी? Greatest, सबसे बड़ी difficulty. मैंने ऐसे भी पेपर चेक किया है जिसमें लिखने वाले ने हर पॉइंट में ये लिखा. This is one of the greatest difficulty. Valuation of inventory is a very big difficulty. It is one of the finest difficulties. ऐसा भी लिखते लोग, करना पड़ता है चेक, हमारा काम है. तो तुम लोग भी लिखो, बैठे मत रहो खाली. See, this elaborates the point that this is one of the important points. So, the greatest difficulty in calculating national income is of double counting. It arises from the failure to distinguish properly. मतलब अगर आपको अलग करने नहीं आता है properly कि फिनिश प्रोडक्ट कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, रॉ मटेरियल कौन सा है, आपको मालूम नहीं है फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, तो ऐसी गलती होती है. If you don't know to distinguish properly, then such mistakes happen between a final and intermediate product. For example, flour used by a bakery is an intermediate product and that by a household is a final product. You can write this example or you can write another example of shirt and buttons, गन्ना और गन्ने का जूस. वो जो एग्जाम्पल तुमको ठीक लगता है वो यहाँ पे डाल सकते. चलिए, VIP CID में C से कैपिटल गेन्स और लॉसेस, ये भी एक डिफिकल्टी है. कैपिटल गेन्स और लॉसेस विच अक्रू टू द प्रॉपर्टी ओनर्स बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स. आपके फ्लैट की कीमत पहले कुछ और थी जब आपने लिया था, 4 साल बाद बढ़ गई, वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है असेट्स की. कैपिटल गेन्स और लॉसेस जो आपको होते हैं वो अभी के प्रोडक्शन के नहीं है, ये पहले के है. आपने वो आइटम खरीदा तो पहले था ना, आपने वो चीज खरीदी तो पहले थी, तो अभी के प्रोडक्शन से उसका लेना देना नहीं है. एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज चेंजेस डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अरे समझा क्या? VIP C समझा? I से inadequate and unreliable data. Inadequate and दोस्तों, adequate and correct data on production and cost data relating to crops, fisheries, animal husbandry, forestry, construction, ये सबका डेटा है ना, एग्जैक्ट हमारे देश में है ही नहीं. वर्कर, स्मॉल एंटरप्राइज एक्सेट्रा आर नॉट अवेलेबल इन डेव्हलपिंग कंट्री. आपल्या सारख्या देशांमध्ये या छोट्या छोट्या लेबर्सचा जो डेटा आहे तो अवेलेबल नाही है. Besides this data on unearned income, consumption and investment expenditure of rural and urban population are also not available. पहली बात तो है आदर्श की डिफिकल्टी है ना तो बुराई करने का है, हर पॉइंट में लिखना है ही नहीं, ये सब क्या फालतू है.
not available, not there, proper data is not there, so there is difficulty. Small enterprise. So somewhere or the other you have to understand the mindset of the answer first and then you do the phacology ठोकोलॉजी. यहाँ तारीफ कर दोगे तो आंसर में रॉन्ग ही मिलेगा. National income is very nice concept of macroeconomics. It is very important concept. अबे यहाँ वो नहीं लिखने का है, वो फीचर्स में लिख, वो उधर काम आएगा. यहाँ पे तेरे को बुराई करने का है. Not able to distinguish properly. Some people count shirts, some count buttons. वो यहाँ पे चलेगा. So this does not reveal the actual size of national income. We are not able to identify the actual size of national income, and that is why the data which is inadequate or unreliable is becoming our difficulty. VIP CID के अंदर D से 2 पॉइंट. पहला है डेप्रिसिएशन. एक लड़के ने लिखा था इसमें, इंडिया को ही गाली दे रहा था. India developing country, so there is no method only of depreciation. Depreciation, they use so many methods, there is so confusion, and that is why it is becoming a difficulty, and national income is not able to calculate properly. बुराई ही करना है. Depreciation refers to wear and tear of capital assets due to their use in process of production. और इज्जत से वही चीज जो वो लड़का बोलना चाहता था. There are no uniform or common or accepted standard rates of depreciation applicable. वो भी कुछ गलत थोड़ी बोल रहा था, वो भी यही बोल रहा था कि भाई कोई रेट ऐसे फिक्स्ड है ही नहीं एप्लीकेबल जो सब जगह कॉमन हो to the various capital assets. Thus it is difficult to make correct deductions for depreciation. समझा? दूसरा, difficulties in classification of working population. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग काम करके पैसे कमाते हैं. फॉर इंस्टेंस, फार्मर्स. इंडिया आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर. ऑब्वियसली इन द ऑफ सीजन दे एंगेज देमसेल्फ इन समथिंग एल्स. किसान हमेशा खेती थोड़ी करता है. जब बारिश का सीजन खत्म होता है तभी कुछ तो करता रहेगा. And that is why, my dear friends, it is very difficult to identify their income from particular occupation. किसी एक occupation से उसके income को identify करना थोड़ा मुश्किल है. आखिर में existence of non-monetized sector. आज भी ऐसा सेक्टर है जहां पे पैसे का लेन देन होता ही नहीं है. बार्टर एक्सचेंज हो जाता है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो जाते हैं. और नेशनल इनकम तो वहीं पे आता है जहां पैसा आता है. तो जिस सेक्टर में पैसा ही नहीं है, जिस जगह पे पैसे का ही लेन देन नहीं हुआ है, वहां पे नेशनल इनकम का रोल आएगा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज देयर एग्जिस्ट द नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर. एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, अ मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज पार्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स and services. It is excluded while counting national income. इसे national income count करते वक्त हमें exclude करना पड़ता है. We only count the income from agriculture. Other income is excluded. Why? Because we don't know the exact amount of that income. We don't know the exact occupation of that income, and that is why it is excluded. Got it, everyone? ये दूसरा आंसर देखो, कट टू कट 8 पॉइंट का है और यहाँ पे इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. योर माइंड मैप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जहां पे 8 पॉइंट का ही आंसर है वहां पे पूरे 8 मार्क मिलना मुश्किल रहता है. और इसलिए स्टार्टिंग में ये पेपर अगर आया तो चॉइस कैसे बनाने का वो मैंने बताया. अगर आप ये आंसर लिख रहे हो ना तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अगर आप ये आंसर चुन रहे हो या ऐसा आंसर चुन रहे हो तो वहां प्रेजेंटेशन मैटर करेगा. 8 के 8 पॉइंट एकदम परफेक्ट होने चाहिए, वो मैटर करेगा, तो पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे. अंडरस्टूड? Otherwise, you will have to go for law of supply. इस पेपर में मार्च 2024 में क्या आया था? Law of supply. How many of you remember the law of supply? आता है थोड़ा बहुत? H M L L, higher more lower less, higher more lower less, higher more lower less, higher more lower,
अरे हायर मोर लोअर, बट बिफोर दैट माय डियर फ्रेंड्स, while writing the law, whichever law it is, you should write in the format which is given by the board. बोर्ड ने बोला है ये फॉर्मेट में लिखे, आप पूरे 8 मार्क्स देंगे। पहले क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर स्केड्यूल एंड डायग्राम, याद है? उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, और फिर क्वेश्चन के अंदर अजम्पशन बोला है तो अजम्पशन, एक्सेप्शन बोला है तो, और बहुत प्यारा बाइफर्केशन है। इंट्रो का 1 मार्क मिल जाता है, स्टेटमेंट का अलग से मार्क्स मिल जाता है, शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन का मार्क्स मिल जाता है, ये करेक्ट लिखा तो इसका 3 मार्क्स मिल जाता है। सो आराम से मार्क्स है, मार्क्स का कोई कमी नहीं है, यहाँ पे हर जगह पे मार्क्स है, और इसीलिए इसी फॉर्मेट में मार्क्स लिखो। 1 मार्क इंट्रो, 2 मार्क स्टेटमेंट, 3 हो गए, 2 मार्क शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेनेशन का 5 हो गए, और 3 मार्क अजम्पशन या तो एक्सेप्शन का होता है, तो टोटल 8 मार्क होते हैं। इस तरह का बाइफर्केशन यूजुअली हमको येलो शीट पे दिया जाता है, जो हमको चेक करने के लिए मिलती है बोर्ड से, उस पे दिया रहता है कि असं लिहिलंय, हे लिहिलंय तर मार्क्स द्यायचे, एंड दैट इज व्हाई दिस इज मोर स्कोरिंग। आप देखो सबसे पहले दिया इंट्रोडक्शन, सबको याद होगा ये इंट्रोडक्शन, नहीं है तो अभी याद करने का है। The law of supply is a fundamental principle of economic theory like law of demand. It was introduced by in his book published in. The law explains the between price and, once again I repeat, introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, published in 1890. This law explains between price and quantity supply. याद रहेगा, बेसिक इंट्रो 1 मार्क सबको मिलना चाहिए। कोई भी लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड आया तो इधर सप्लाई की जगह डिमांड आ जाएगा, याद है ना कि नहीं? ओके, स्टेटमेंट पे आते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट तो अपन ने बाहर किया हुआ है, HM हायर मोर लोअर लेस, हायर मोर लोअर लेस, अरे हायर मोर, अरे हायर मोर, higher the price of the commodity, more is the quantity supplied. Higher the price of the commodity, more is the quantity supplied. Higher the price, more is the quantity. Higher the price, more is the quantity. अरे higher the price, अरे higher the price, lower the price, less is the quantity. Lower the price, less is the quantity. Lower the price, lower the price, less is the quantity supplied. याद रहेगा? उसूल बहुत सिंपल है, अपना मंत्र बहुत सिंपल है। प्राइस ऊपर, एक चाचा, प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे सप्लाई, प्राइस ऊपर सप्लाई, प्राइस ऊपर सप्लाई, अरे प्राइस ऊपर सप्लाई, प्राइस नीचे सप्लाई, प्राइस नीचे सप्लाई। सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। महंगा है तो दुकानदार का फायदा है ना। ये पूरा लॉ दुकानदार के एंगल से, बेचने वाले के एंगल से, यानी प्रोड्यूसर्स बिहेवियर है, और इसीलिए बेचने वाला तब ज्यादा सप्लाई करेगा जब उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, तो प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, और बेचने वाला तब कम बेचेगा जब उसको कम पैसा मिल रहेगा, प्राइस कम सप्लाई कम। समझा क्या? डिमांड में ऊपर नीचू था, प्राइस ऊपर डिमांड नीचू, प्राइस नीचू डिमांड ऊपर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? स्टेटमेंट का पूरा 2 मार्क्स लाने का है,
और 2 मार्क्स पूरा लाने का है ना, तो पहले लिखने का अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर, मोर, लोअर और लेस। या हायर, मोर, लोअर, लेस लिखोगे ना परफेक्टली तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। Other things being constant, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied. जब भाव ज्यादा है तो क्वांटिटी मोर है, और lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. Lower the price, less the quantity. Lower the price, अरे lower the price, अरे lower the price, अरे lower the price, याद रहेगा एवरीबडी। अच्छा, इतना लिख के 2 मार्क्स नहीं मिलता। इन अदर वर्ड्स, क्या लिखने का? इन अदर वर्ड्स। क्या लिखने का? इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, a rise in price, rise in quantity supplied, and fall in price, fall in quantity supplied. Rise in price, rise in quantity supplied, fall in price, fall in quantity supplied. इन अदर वर्ड्स में तो आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने तो कचरा लिखा है यहाँ पे, तो भी मार्क्स देना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, अल्फ्रेड मार्शल टेल मी दैट, ऐसा लिखते हैं लोग। इन अदर वर्ड्स, अल्फ्रेड मार्शल वांट्स टू एक्सप्लेनिंग दैट when the price is higher, the supply is also higher, and when the price is lower, supply is also lower. चलेगा? आपको अदर वर्ड्स में आजादी है ना, यहाँ पे आपको उसका ही लिखना है जो उसने बोला है, लेकिन इन अदर वर्ड्स में आप अपने हिसाब से जो आपको समझ रहा है वो आप मेंशन कर रहे हो। और समझ रहा क्या है? प्राइस ऊपर तो सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे तो सप्लाई। ये अगर समझ गया है तो इन अदर वर्ड्स लिख सकते पक्का। चलिए दोस्तों, यहां पे अपने को मिले हैं 3 मार्क्स, 2 मार्क्स स्टेटमेंट, 1 मार्क इंट्रो। अब सबके टेक्स्ट बुक में बेसिक सा शेड्यूल होता है, मैं आपको शॉर्ट में शेड्यूल बताता हूं, जरा ध्यान देना। एक कॉलम बनाने का प्राइस का, एक कॉलम बनाने का सप्लाई का, बराबर। कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक में, ऐसा है सर आपने ऐसा बताया, कुछ भी नहीं। अपना मंत्र, प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे सप्लाई नीचे, प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे। आपको ज्यादा टेंशन लेने का ही नहीं। 1 2 3 4, अभी जगह कम है तो 4 तक क्या, 5 तक करो, 6 तक करो, आपकी मर्जी, आपका पेपर। 0 0 0 0, प्राइस ऊपर सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे। यहाँ पे भी वही साबित हो रहा है ना भाई कि जब कम प्राइस है तो सप्लाई भी कम है, और जब प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी। समझ रहे हैं? आप इसको उल्टा करो, पलटा करो, सल्टा करो, जैसा करना है करो, उल्टा पलटी जैसा करने का करो, बट आपको साबित तो यही करना है कि जब प्राइस ज्यादा रहेगा तो सप्लाई भी ज्यादा रहेगा, और प्राइस कम रहेगा तो सप्लाई भी। बाजू में एक डायग्राम बनाने का है, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम, ये हो गया डायग्राम, ये हो गया शेड्यूल, ये हो गया डायग्राम। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे आपको याद रखना है कि द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम, याद रहेगा क्या? ये अपना एक्स एक्सिस है बॉस, ये अपनी वाई एक्सिस है, ये प्राइस है, और ये है क्वांटिटी सप्लाई। यस, ये समझा? इसके नीचे 2 लाइन लिखना है, 2 पॉइंट्स बेसिकली। In the above diagram, we can see that the supply curve slopes upwards from left to right, showing direct relationship between price and quantity supply. समझा? आप एक लाइन में ये लिख सकते हो कि in the above schedule we can see that when price is 1, supply is 10. When price is 2, supply is 20.
and as the price reaches 4 the supply becomes 40. Thus it shows that when price rises supply also rises, when price falls supply also falls. मतलब आपको इनके नीचे 2 लाइंस बना के लिखनी है. अंडरस्टूड? पक्का समझा? लास्टली यू हैव टू चेक द क्वेश्चन कि इसमें अजम्पशन पूछा है कि एक्सेप्शन पूछा. अब ये वाले पेपर में 2024 का पेपर है, यहाँ पे पूछा है एक्सेप्शंस. क्या पूछा है? अजम्पशन है. ये है क्या दोनों इसमें? क्या वो बोला ना 2 लाइन में वही लिखना है. चलिए अब क्वेश्चन में पूछा है अजम्पशंस, और अगर पेज नंबर 39 पे आओगे टेक्स्ट बुक के तो विल गेट द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. और लॉ ऑफ सप्लाई हो या लॉ ऑफ डिमांड हो, अगर अजम्पशंस पूछा तो याद रखने का डिटर्मिनेंट्स. जो डिटर्मिनेंट्स में है वही अजम्पशंस में है. खाली एक ही चीज याद रखने का, वो है कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, नो चेंज नो चेंज नो चेंज, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट. अल्फ्रेड मार्शल बोलता है ये जो डिटर्मिनेंट्स है वो बदलने नहीं चाहिए. अगर वो बदले तो फिर मेरा लॉ गलत साबित हो जाएगा. अजम्पशंस का मतलब ही होता है धारणाएं, कंसीडरेशंस. तो अल्फ्रेड मार्शल कंसीडर कर रहा है देयर इज कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वो अज्यूम कर रहा है कि प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो कभी बदलेगा नहीं. वो अज्यूम कर रहा है कि भाई कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की टेक्निक कभी बदलेगी नहीं. वो अज्यूम कर रहा है कि देयर विल बी नो चेंज इन वेदर कंडीशंस. वेदर भी हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज हुए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कम भी हो सकता है. खेतीबाड़ी तो पूरी वेदर कंडीशंस पे है. तो इज अज्यूमिंग दैट इट विल बी कांस्टेंट. वो अज्यूम करता है देयर विल बी नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की योजनाएं कभी बदलेंगी नहीं. इसके अलावा नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बाद प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स आल्सो रिमेन कांस्टेंट. बेसिकली ये सारे डिटर्मिनेंट्स को बोलता है ये सब कांस्टेंट रहने चाहिए, because if the determinants start changing the production or supply might also change. और वो अगर हो गया तो इसका लॉ ही गलत हो जाएगा ना. इसका लॉ तो बोलता है प्राइस ऊपर तो सप्लाई ऊपर, प्राइस नीचे तो सप्लाई नीचे, लेकिन वही गलत हो जाएगा अगर इसके डिटर्मिनेंट्स चेंज हो. and that is why he is assuming that these determinants will be constant and there will be no change in it. Lastly, no future expectations in prices. जो भी प्राइजेस हैं उससे अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है. फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि यार प्राइस इसका है ना बाद में मेरे को ज्यादा मिलेगा, तो वो इलीगली गोडाउन में डंप करके रखता है चीजों को और त्योहार के टाइम पे निकालता है और महंगा बेचता है ज्यादा पैसे कमाने के लिए. This is called as future expectation, which might spoil the law of demand and make it false. So, Alfred Marshall assumes that there should be no future expectation. अब देखो 2024 में तो assumption आया, लेकिन इस साल exceptions आ सकते हैं. Exceptions जो हैं ये बहुत ज्यादा chances होते हैं एग्जाम में आने के. कई बार रेयरली ऐसा हुआ है कि assumptions आए हैं जैसा 2024 में अपन ने देखा, लेकिन exceptions are the ones which mostly appear. And secondly, I would like to also add, आप देखो assumptions में टोटल 7 पॉइंट है और मार्क्स कितना है, 3 ही बचा है. 5 मार्क तो दे चुका है ऑलरेडी, तो 3 मार्क के लिए 7 पॉइंट थोड़ी कोई लिखेगा. और अगर आप देखोगे एक्सेप्शंस, तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में आप देखो 5 ही पॉइंट्स है और 3 मार्क के लिए 5 पॉइंट बनता है. समझ में आ रहा है क्या? सो देयर आर चांसेस दैट देयर कैन बी एक्सेप्शंस इन द पेपर. अगर एक्सेप्शंस आता है तो ओनली एंड ओनली
labor supply and the diagram takes time. Rest all the points are very simple and easy to write. Remember what is labor supply. Normal diagram says supply curve slopes upwards. Normal diagram, supply goes upwards. But labor वाले diagram में क्या होता है, थोड़ी देर ऊपर जाता है and then the curve takes a backward bending curve. याद आ रहा है क्या? सप्लाई जो है वो हो रहा था नॉर्मली, but after a point it takes a backward bending curve. It becomes a backward bending curve. Why? Because the labor wants leisure. He wants aram. He wants relaxation. He wants family time. He wants to sleep. He wants to enjoy. And that is why, my dear friends, the labor hours after a certain time decreases. Even though the money is increasing, price is increasing, भाव बढ़ गया, लेकिन सप्लाई बढ़ा नहीं. इसीलिए ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. अपना लॉ क्या बोलता है श्रीजीटा? प्राइस ऊपर, सप्लाई ऊपर. बट ये गलत साबित हो जाता है इन केस ऑफ लेबर. इन केस ऑफ लेबर इट बिकम्स रॉन्ग. व्हाई इट बिकम्स रॉन्ग? तो दोस्तों यहां पे देखिए, 100 था वेज रेट, तो 5 घंटे काम किया, 500 रुपए कमाया. बड़ा पैसा 200, तो 7 घंटे काम किया, ज्यादा पैसा मिला, 1400 रुपया मिला. अब और पैसा बढ़ाया, 300 रुपया किया. कायदे से लॉ के हिसाब से प्राइस ऊपर तो सप्लाई और बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां तो 7 की जगह आप 6 घंटे काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि अब वो आराम करना चाहता है, वो फैमिली के साथ रहना चाहता है, वो घूमना फिरना चाहता है, वो लीजर टाइम एंजॉय करना चाहता है. और इसीलिए यहां पे आप सबसे बड़ा डिफरेंस देखते हैं कि प्राइस तो बढ़ा लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ा. ये पैसे तो पहले से ज्यादा कमा रहा है, लेकिन उसने काम कम करने का डिसाइड किया. आवर्स उसके कम हो गए. सप्लाई समझ में आ रहा है एवरीवन? एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड्स, what happens is after a certain point the labor curve is backward bending. This is because the worker would prefer leisure to work after receiving higher amount of wages. Thus after a certain point when wage rate rises the supply of labor tends to fall. समझे क्या everyone? लेबर सप्लाई का पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर एक्सेप्शंस आते हैं तो लेबर सप्लाई ही कड़क पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है. ये एक्सप्लेन अगर अच्छे से कर दिया ना, तो आगे का पेपर चेक करने वाला ऐसा फटफट चेक करेगा, देखेगा भी नहीं तुमने क्या लिखा है क्या नहीं. इतना इजी है. सी व्हाट इट इज. एग्रीकल्चरल गुड्स इन 2 लाइन्स. अर्जेंट नीड फॉर कैश हार्डली 1.5 लाइन. पेरिशेबल गुड्स 2 लाइन्स. रेयर गुड्स 2 लाइन्स. खत्म. सप्लाई ऑफ लेबर ही मेन था. एग्रीकल्चरल गुड्स पे तो लेने का लिखने का क्या? लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई एग्रीकल्चर गुड्स पे तो अप्लाई ही नहीं होता, क्योंकि यार वेदर के ऊपर है. बारिश ही नहीं हुई, प्राइस ज्यादा मिल रहा है, तो हम देंगे कहां से? सप्लाई नहीं हो पाएगा, बारिश ही नहीं हुआ है. तो एग्रीकल्चरल गुड्स पे तो लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई. ये दूसरा एक्सेप्शन हो गया. फिर अर्जेंट नीड फॉर कैश. पैसे की बहुत जरूरत है, वो टाइम में मैं प्राइस थोड़ी देखूंगा, मैं तो सप्लाई कर दूंगा, जितना पैसा आ रहा है उतना लेके चले जाऊंगा गांव, क्योंकि मेरे को अर्जेंट नीड फॉर कैश है. समझ में आया? ये भी एक एक्सेप्शन हो गया. पेरिशेबल गुड्स याद रखने का था. सप्लाई वुड ऑफर सेल मोर क्वांटिटी एट लोअर प्राइस. सब्जी वाला है, उसको मालूम है कल तो ये सब्जी कोई लेगा नहीं, खराब हो जाएगी, तो रात को जितने में बिक रहा है ले बेच देता हूं यार. पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा, उससे अच्छा जो पैसे मिले उसमें बेच. सो ही विल सप्लाई मोर इवन एट लेस प्राइस. याद रहेगा क्या? लास्टली रेयर गुड्स. इसका तो सप्लाई बंद हो चुका है. कोहिनूर का हीरा एक ही है, मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है. ये तो रेयर आर्टिकल है ना, ये गुड्स ही कम है. इसका करोड़ों रुपया मिल जाएगा तो भी 2 दे सकते हैं क्या? नहीं. 4 दे सकते हैं क्या? नहीं. है ही एक, तो इसका सप्लाई बढ़ ही.
Understood everyone? How to write, how much to write, everything you have to write in 20 minutes, total 40 minutes for question number 6. 60 minutes में your target should be question 1 and question 6. अगर question 1 और 6 एक घंटे में आप कंप्लीट कर लेते हो तो you have one half of the battle. You have one half of the battle and you will definitely succeed. अभी अपन ने 3 क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन अपन ने देखे, 3 में से यू हैव टू चूज वाइजली कौन से 2 आप लिख सकते हो. एंड योर टारगेट शुड बी कि इधर से जाते ही व्हेनेवर यू गो, इधर से जाते ही सबसे पहले आपको ये लिखने की प्रैक्टिस करना है माय डियर फ्रेंड्स. और वो भी टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है कि 20 मिनट में मैं लॉ ऑफ सप्लाई लिख पा रहा हूं कि नहीं, 20 मिनट में मैं वो आंसर पहला वाला जो अपन ने किया पर प्राइस इलास्टिसिटी वाला, वो मैं 20 मिनट में डायग्राम के साथ नीटली कर पा रहा हूं कि नहीं. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस, एंड ओनली विद टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर पैटर्न वाइज स्टडी you will be succeeding. Let us now see how exactly other papers are fared. अब ये 2024 था, 2023 के अंदर अपन देखते हैं कि बोर्ड ने क्या रखा था क्वेश्चन नंबर 6 में. यस, मैंने आपको बताया बोर्ड का पैटर्न है ना, वो हमेशा से ऐसा ही रहा है. माइक्रो से भी आएगा, मैक्रो से भी आएगा, एक ही जगह से सब नहीं आएगा. इसके अंदर आप देखो एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन दिया है. फेमस क्वेश्चन, वी वांट सच क्वेश्चन, लिखना ही है, टूट पड़ना है इसके ऊपर. मीनिंग ऑफ मोनोपोली विद इट्स फीचर्स, वेरियस रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर. इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई गेट दिस पेपर, आई विल राइट फर्स्ट 2. Many of you might not be knowing ये कौन सा है भाई, कहाँ पब्लिक है. This is also a macro chapter. अच्छा आंसर है, ये आंसर भी इजी है. सर डीजी इसका आंसर है. थोड़ा सा देखोगे तो सर डीजी मिल जाएगा. गॉट इट. यहां पे लॉ ऑफ डिमांड तो करना ही है. फॉर्मेट सबको मालूम ही होना चाहिए. इंट्रो लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, शेड्यूल डायग्राम एक्सप्लेन करना है, और अजम्पशन पूछा तो अजम्पशन, एक्सेप्शन पूछा तो एक्सेप्शन. 2023 समझ रहा है, चॉइस समझ रहा है. यहां पे एक और चीज साबित क्या होती है कि माइक्रो के 2 तो आ रहे. लेट अस गो फर्दर. 2022 का देखते हैं. इधर क्या भाई? Yes. Now, explain the concept of variation and changes in demand with help of diagram. Variation के अंदर 2, change के अंदर 2, expansion, contraction, increase, decrease. Next, meaning of index number. Explain various steps involved in construction of index number and various sources of public revenue. Now this paper proves that कि जो भी कितना भी बोल बच्चन देगा ना, ये आईएमपी है, ये चैप्टर में से कर लो, वो आईएमपी है, इसी चैप्टर में से 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, ऐसा बोर्ड है ना मारता है. इकोनॉमिक्स ओसीएसपी नहीं है. इकोनॉमिक्स में कोई अगर टीचर आपको बोल रहा है ना ये 8 मार्क का इसमें से आएगा उसमें से आएगा, बोर्ड ऐसा कुछ नहीं बिलीव करता है. टुडे ओनली यू हैव अ लुक एट द वेटेज एंड पेपर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स. You will understand, Abhyuday, you will understand that either the chapter is of 7 marks or either it is of 8 marks. So there is no guarantee कि माइक्रो में से 2 आ जाएंगे, मैक्रो में से 2 आ जाएंगे. Will not do macro, will do only micro. अरे अगर तू मैक्रो करके नहीं गया और ऐसा पेपर आ गया तो 16 में से 8 तो तेरे ऐसे ही कट गए. तेरे को तो एक ही आता है, वो भी पूरा नहीं आता है, टूटा फूटा आता है. So it is very important, my dear friends, very important that you
cover chapter 1, 2, 3, 7, 8, 9 anyhow. This is Jadi Booty. This is the main crux of economics, especially question number 6 के लिए. Question number 6 को अगर क्रैक करना है तो 1, 2, 3, 7, 8, 9 करना ही है. 1, 2, 3, 7, 8, 9 में से ही दिखेगा. So make sure that 1, 2, 3, 7, 8, 9 के सारे लॉन्ग आंसर्स तुम करो ही करो. मैं एक पीडीएफ भेजूंगा आज. वो पीडीएफ के अंदर ये तीनों पेपर्स रहेंगे. I personally want everyone to write all 9 answers in try 20 minutes. 3 पेपर है, तीनों में 3 क्वेश्चन. अपने को तीनों पढ़ना है और तीनों के 3 क्वेश्चन यानी टोटल 9 क्वेश्चन को 20 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस करना है. This will help you in covering majority questions of chapter 1, 2, 3, 7, 8, 9. नेशनल इनकम के भी आईएमपी क्वेश्चन हो जाएंगे, डिमांड के भी आईएमपी क्वेश्चन हो जाएंगे, जो अपने 8th और 9th चैप्टर है उसके भी आईएमपी क्वेश्चन रेवेन्यू पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले हो जाएंगे. सो ये 3 पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है. एंड वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, ट्राई टू बी अ 4 to 7%. Try to be a 4 to 7%. You will guarantee be successful. सुबह 4 से 7 का टाइम ही सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए. और सुबह 4 से 7 आप याद करेंगे, आप आम से खास बन जाएंगे. It will help you in becoming that extraordinary. If you gain that, if you want that advantage ना, then rise up early. जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान देखता है? अर्थ क्या है? ये जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान देखता है? अरे परों को खोल, ये जमाना उड़ान देखता है. तो अभी अपने पर खोलने का टाइम आ गया है. Try and wake up at 4 as early as possible and rock it. Okay? Thank you very much. Bye.